नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद है जहां पे भी हैं स्वस्थ हैं एंड यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने आया हूं वो है हिस्ट्री, इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई इतिहास का क्लास दूंगा या फिर कोई एजुकेशनल टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इतिहास को लेकर देश में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, देश विदेश में बहुत सारे इसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं इतिहास को लेके थोड़ा आपसे वार्तालाप करने आया हूं। ज्ञानवापी में क्या चल रहा है आप सबको पता ही है, उसके ऊपर हम वीडियो फिर बाद में कभी लाएंगे। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूं वो है कि रामायण और महाभारत, द टू मोस्ट रेवर्ड एंड द मोस्ट होली टेक्स्ट्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, ये दो, दीज आर नोन एज द ग्रेटेस्ट माइथोलॉजीज ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि माइथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी होता क्या है। माइथोलॉजी बेसिकली उन इंसिडेंट्स को कहा जाता है जो सच नहीं होते। और माइथोलॉजी जो है वो किससे आता है? मिथ से। एक शब्द है मिथ, मिथ से आता है माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी जो है, माइथोलॉजी के चार मिथ थ्योरी है। सबसे पहले हम उस मिथ थ्योरी को समझते हैं। पहला जो मिथ थ्योरी है उसको बोलते हैं रैशनल मिथ थ्योरी। रैशनल मिथ थ्योरी क्या कहता है? रैशनल मिथ थ्योरी ये कहता है कि वो जो मिथ है, वो जो कहानी है, वो इसलिए बनाई गई है ताकि लोग नेचुरल इवेंट या फिर प्राकृतिक जो इवेंट्स होते हैं अपनी जिंदगी में, उनको बेहतर तरीके से वो समझ पाए। और ये जो रैशनल मिथ थ्योरी है, ये दिस थियरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट गॉड्स एंड गॉडेसेस कंट्रोल द हैपनिंग्स ऑफ नेचर। सो रैशनल मिथ थियरी हमको ये बताती है कि भगवान सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका गठन किया गया रैशनल मिथ। दूसरा जो मिथ थ्योरी है वो है फंक्शनल मिथ। फंक्शनल मिथ थ्योरी क्या कहता है कि मिथ इसलिए बनाई गई है ताकि हम मोरालिटी और सोशल बिहेवियर पर सीख पाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मोरालिटी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ये समझाने के लिए बनाया गया है फंक्शनल मिथ। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मिथ। स्ट्रक्चरल मिथ क्या है? स्ट्रक्चरल मिथ का जो बेसिस है वो है हमारा इमोशन, भावनाएं। तो इसमें कहा जाता है कि हमारा जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, एक है गुड इमोशन, एक है बैड इमोशन। ये इसलिए हमें समझाया जाता है ताकि हम एक मनुष्य के अंदर जो दो इंसान रहते हैं ना, एक बुरा एक खराब। आपने सुना होगा बचपन में, स्कूल्स में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि योर गुड माइंड शुड प्रिवेल ओवर योर बैड माइंड। सो इस चीज को समझाने के लिए स्ट्रक्चरल मिथ की कहानी बनाई जाती है। एंड फाइनली जो है वो है साइकोलॉजिकल मिथ। साइकोलॉजिकल मिथ ये कहता है कि जो कल्चर है अराउंड द वर्ल्ड, उसमें सिमिलियर फियर है, क्वेश्चन है, और जिनको कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और जो मेन चीज जो ये साइकोलॉजिकल मिथ ये भी कहती है कि जितने सारे मिथ हैं वो सारे ह्यूमन इमोशन और उनके सबकॉन्शियस माइंड की उपज है। तो ये जो है, ये मोटे तौर पे ये चार मिथ थियोरी है। ये मैंने आपसे क्यों शेयर किया? ताकि
जब आपसे कोई मिथ की बात करें, माइथोलॉजी की बात करें, तो आप उस संदर्भ में उस चीज को समझ सकें, क्योंकि ये जो 4 थियोरीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ये 4 थियोरीज बहुत इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं, ताकि जब आपसे कोई ग्रीक थ्योरी की बात करे, इजिप्शियन मिथ की बात करे, ग्रीक मिथ की बात करे, इंडियन मिथ की बात करे, तो आप उस चीज को समझ पाए कि वो कौन से थ्योरी से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। कोई आपको साइकोलॉजिकल थ्योरी के पृष्ठभूमि से आपसे बात कर सकता है, कोई आपको रैशनल मिथ थ्योरी के नजरिए से बात कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये 4 मिथ थियरी समझाई। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पे। अब जो है, अब रामायण और महाभारत को मिथ कहा जाता है, क्यों? माइथोलॉजी है। तो रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी क्यों कहा जाता है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसी सवाल को लेके ही आज यहाँ पे आया हूं कि व्हाई इज रामायण एंड महाभारत कॉल्ड माइथोलॉजीज। तो बचपन से हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि रामायण एंड महाभारत आर नोन एज माइथोलॉजीज। और इसके बारे में हमको किसने बताया? इसके बारे में हमको बताया हमारे हिस्टोरियंस ने। तो ये जो उन्होंने हमें बताया कि रामायण एंड महाभारत इज अ माइथोलॉजी, मेरा सवाल ये है कि व्हेन देयर इज साइंटिफिक एविडेंस, जब इस पे रिसर्च हो चुका है, शोध हो चुका है, हमें साइंटिफिक एविडेंस मिल चुका है ऑफ राम सेतु एंड बहुत सारी जो घटनाएं हुई है रामायण और महाभारत काल में, तो जब एविडेंस है, जब प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो फिर ये माइथोलॉजी कैसे हुआ? ये जो हमें जो हिस्टोरियंस ने जो बताया कि रामायण महाभारत इज माइथोलॉजी, तो मेरा सवाल है कि ये माइथोलॉजी फिर कैसे हुआ? क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं उसका आप कहीं ना कहीं एक निशान छोड़ रहे हैं। तो कल आपका नेक्स्ट जनरेशन आके अगर बोलेगा कि दिस इज अ माइथोलॉजी, तो फिर वो सटीक नहीं है। क्योंकि माइथोलॉजी वो चीज है जो ना देखी गई, ना इसका कोई प्रमाण है। इसकी कुछ कहानियां हैं जो किसी ना किसी एक व्याकरण के लिए बनाई गई, चाहे वो कैरेक्टर का व्याकरण हो, चाहे वो फंक्शनल व्याकरण हो, किसी ना किसी एक चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए बनाई गई। लेकिन रामायण और महाभारत जो है, उनका तो प्रमाण है, चाहे वो कार्बन डेटिंग का प्रमाण रहा हो या किसी भी टेक्नोलॉजी यूज करके, कोई भी मेथड यूज करके इसका प्रमाण है। रामायण एंड महाभारत आर हैज लॉट ऑफ एविडेंसेस। तो फिर मेरा ये सवाल है कि ये फिर माइथोलॉजी कैसे हुआ? क्योंकि जिसका फैक्ट है, जिसका एविडेंस है, जिसका कार्बन डेटिंग दूसरे मेथड से निकली हुई चीजें हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि रामायण एंड महाभारत इज अ माइथोलॉजी? और जो चीजें माइथोलॉजी नहीं है, राइट, जो जो चीजें माइथोलॉजी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके 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 एविडेंसेस हैं। तो मेरा ये सवाल है कि रामायण एंड महाभारत माइथोलॉजी कैसे बना? इनको माइथोलॉजी की कैटेगरी में कैसे डाला गया? तो ये जो काम है, ये काम किया हमारे जो हिस्टोरियंस, जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आगे बढ़े। तो क्या हुआ कि हमारे देश में जो किताबें लिखी गई, उस उनमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को इधर तो छिपा दी गई, या फिर कुछ 15, 20, 30% ही बताया गया। तो
ये जो चीज है अबाउट रामायण एंड महाभारत, ये भी उनमें से एक है कि इतने सारे एविडेंसेस हैं, इतने सारे डिडक्शंस हैं, उसके बावजूद भी इसको हम मिथोलॉजी कैसे कह सकते हैं? तो इसको मिथोलॉजी बनाने के पीछे जो लोग हैं वो है इतिहासकार, जिन्होंने पहले इतिहास को लिखा। रोमिला थापर, इरफान हबीब, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं उन्होंने ये सारे काम किए। अब आप ही बताइए कि कुछ साल पहले तक ताजमहल वॉज तेजोमालिया, वो कितने को पता था? तो ये जो हिस्टोरियंस है, इन हिस्टोरियंस ने क्या किया? इन हिस्टोरियंस ने बहुत सारे उन चीजों को गायब कर दिया फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक्स, जो हमारा प्राइड था, या फिर जो हमारे देश का गौरव गान करते थे। उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को पूरी तरीके से टेक्स्ट से हटा दिया। उदाहरण पे उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप उनका इतिहास का जो किताब है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुगल गवर्न ऑलमोस्ट एंटर इंडिया, लेकिन जो अब निकल के आ रही है रिसर्च से कि वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्राविडियन एंड आर्यन रेस थियोरी बढ़ चढ़ के उन्होंने लिखा अपनी किताबों में, थीसिस में, हर जगह पे। और आज क्या नतीजा है कि ऐसा कोई रेस थियोरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। तो किनके कहने पे इन्होंने ये सब लिखा, ये हम सब जानते हैं, और जिन्होंने लिखा वो और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये जो एक कोशिश रही कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट्स हैं, जो भारत के बड़े कृत हैं, उनको छिपाने की, और जो बाहर से आए उनका जितने सारे काम है वो सबको हाईलाइट करने का, यही काम किया है इन हिस्टोरियंस। तो ये जो एक प्रयास ये जो एक प्रयास रहा इन हिस्टोरियंस के द्वारा, अब जब सरकार इस चीज को सही कर रही है, तब ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो गलत है। क्योंकि उनको जो लगा कि उन्होंने जो भी लिखा वो लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, हजम कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त बदल रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वेब का दौर है। इसमें आप कैसे छिपाएंगे लोगों से? और आज सब कुछ सामने निकल के उभर के आ रहा है। तो ये जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हमें ये गलत बताया कि रामायण एंड महाभारत इज ए माइथोलॉजी, उनको अब ये चीज समझना चाहिए कि लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले। रामायण एंड महाभारत इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स अ रियल हैपनिंग जो भारतवर्ष में हुआ। तो ये जो एक हमेशा से ही ये जो एक कोशिश है कि भारत के भारत से उभरे लोग, भारत से उभरे इतिहास, भारत से उभरती हुई कहानियां, इनको किसी ना किसी तरह
बाहरी जो शक्तियां हैं उनके सामने बौना दिखाना है। यही इन हिस्टोरियंस का खास एफर्ट रहा है। तो एक एथिकल हिस्टोरियन जो है वो एक एथिकल हिस्टोरियन की कमी है, और वो जो हिस्टोरिकल एथिक्स की जो कमी है वो हमें साफ देखने को मिलता है। जिस तरह इन लोगों ने इतिहास, भारतीय इतिहास को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कुछ ही राजा महाराजा के नाम लिए, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो पहले मुगल राजाओं का महिमा मंडन और उसके बाद ब्रिटिश। उन्होंने कभी इस पे नहीं लिखा कि इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था, द गुप्ता एरा, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, एथिकली इट्स अ ग्लोबल मॉडल। लेकिन वो आपको बताएंगे कि किसी मुगल राजा ने, किसी ऑक्युपायर ने रेवेन्यू टैक्स का इजाद किया। वो आपको बताएंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसी आक्रांता ने बनाया। अगर वो लोग नहीं आते तो भैया हमारे यहाँ पे तो मॉन्यूमेंट ही नहीं बनता। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इतने ही मॉन्यूमेंट वो इंडिया में बना बना रहे थे, तो वो जहां से आए थे वहां पे मॉन्यूमेंट क्यों नहीं है? वो जहां से आए थे वहां पे भी तो मॉन्यूमेंट होनी चाहिए ना। अगर मैं आज कहीं पे जाके बढ़िया सा घर बना सकता हूँ दूसरों के लिए, तो अपने लिए भी तो ढंग का घर में बनाऊंगा। लेकिन वहां पे अगर आप जाएंगे तो दूर दूर तक आपको कहीं पे भी मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजों पे ये जो इतिहासकार है जिन्होंने ये लिखी है, ये सब किताबें जो पढ़ के हम बड़े हुए, उन्होंने कभी इन चीजों पे लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट रहा ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि इनका जो अटेम्प्ट था टू व्हाइट वॉश द इंडियन हिस्ट्री, इट वाज एक्सपांसिव। और इन्होंने जिस तरीके से व्हाइट वॉश किया, इन्होंने सारी अचीवमेंट्स को दरकिनार कर दिया, इंडियन अचीवमेंट्स। आप में से कितने लोग जानते हैं बप्पा रावल के बारे में? हार्डली किसी टेक्स्ट बुक में इनका मेंशन है। लेकिन हमारे यहाँ पे सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेंगे जितने सारे आक्रांता हैं उनके नाम। आपको समझाया जाएगा कि भाई इन्होंने तो रेवेन्यू लाए, इन्होंने टैक्स लाए, इन्होंने कॉइन्स जारी किए, इन्होंने रोड बनाया, मॉन्यूमेंट बना डाली भैया। आज अगर मॉन्यूमेंट नहीं होते तो फिर हम क्या देख रहे होते? तो ये जो एक झूठ उन्होंने लिखा और भारत के संप्रभुता को छुपाया, ये एक बहुत निंदनीय है, और ये एक चिंता का विषय भी है। और मैं तो ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस पे जो अब काम हो रहा है, वो कुछ साल अगर और पहले होता तो हम कुछ और ही पढ़ रहे हो। लेकिन खैर, अब जो हो रहा है
इट इज अ गुड स्टेप इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है वो सही हिस्ट्री, हमारे देश इतना बड़ा महान देश है हमारा, इसका सही इतिहास जान के वो बड़े, ताकि उन्हें गर्व हो हमारे देश पे। क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा उस इतिहास में हर पल ये लगा कि आक्रांता ही विजेता है और हम वो हैं जो हर पल शिकस्त खाते रहे। लेकिन अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एविडेंसेस जो निकल के आई हैं उनसे ये साफ है कि बहुत बहुत सारे चीजों को छुपाया गया और बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन हमको दिया गया। रामायण एंड महाभारत इज नॉट अ माइथोलॉजी, ये तो एक उदाहरण है। तो आज का जो ये वीडियो था मैं इसलिए लेके आया आपके सामने क्योंकि मुझे लगा कि इसके बारे में चर्चा जरूरी है, और मैं श्योर हूं कि आपका भी कुछ ना कुछ इस पे कमेंट होगा, कुछ ना कुछ आपके भी प्रश्न होंगे। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप जरूर उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में सही जानें। क्योंकि जब सही जानेंगे तब सही बोलेंगे, और जब सही बोलेंगे तभी हम गर्व महसूस करेंगे अपने इस भारतवर्ष के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी होगी। मैं जरूर चाहूंगा कि आप आपके कमेंट्स इस पे जरूर दें, सवाल जरूर पूछें, ताकि इस पे हम और ज्ञान अर्जित कर सकें। और ये जो एक विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश, जो इंसान अपने इतिहास को सही तरीके से नहीं जानता वो अपने भविष्य में भी वही गलती दोहराएगा जो इतिहास में दोहराया गया या फिर जो इतिहास में किया गया। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कोई गलती दोहराएं। तो इस चीज को ही समझने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सटीक इतिहास को जानें, हम सही इतिहास को जानें। क्योंकि सही इतिहास जब हम जानेंगे तो सबसे पहले तो हम गर्व महसूस करेंगे अपने देश पे, और आने वाले समय के लिए हम अपने आप को, अपने समाज को और अपने देश को और बेहतरीन तरीके से, जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको हम और बढ़िया तरीके से अच्छे ढांचे में इसको ढाल पाएंगे। तो अगले वीडियो तक नमस्ते, जय हिंद।